जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये आय दृष्टि करंट अफेयर्स की चौथी क्लास राष्ट्रीय परिदृश्य की, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 क्लास हमने कंप्लीट करा दिया था, ये चौथी क्लास है। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा आप लोग दोस्तों के बीच। तो वीडियो शुरू करते हैं। 1950 से 2015 के बीच जो है धार्मिक अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी कितनी बढ़ी घटी, ये देखते हैं यहाँ पर। 1950 से 2015 के मध्य हिंदुओं की हिस्सेदारी में 7.82% की कमी दर्ज की गई है। ठीक है दोस्तों, 1950 में जनसंख्या कुल हिस्सेदारी जनसंख्या के लगभग 84.64% थी। वह घटकर आपका 2015 में 78.06% हो गई। वहीं मुस्लिम आबादी में बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2015 में बढ़कर दोस्तों 14.9% हो गया, और जबकि 1950 में 9.84% था। इस दौरान आपका 43.15% की वृद्धि दर्ज की गई। ईसाई आबादी की बात करें तो 2.24% से बढ़कर 2.36% हो गया। 1950 से 2015 के मध्य 5.38% की वृद्धि को दर्शाता है। और सिख आबादी का हिस्सा जो है 1950 में 1.24% से बढ़कर 2015 में 1.85% हो गया है, जो इस अवधि के दौरान आपका 6.58% की वृद्धि दर्ज की गई 1950 से 2015 के दौरान। अब 1950 से वर्ष 2015 की अवधि के दौरान बौद्ध जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। 1950 में कुल जनसंख्या में हिस्सेदारी 0.05% थी, जो 2015 में बढ़कर 0.81% हो गई है। जैन समुदाय की हिस्सेदारी जो है दोस्तों 1950 में 0.45% से घटकर आपका 2015 में ये घटी है 0.36% हो गई है। 5 गैर मुस्लिम देशों में से म्यांमार, भारत, नेपाल में बहुसंख्यक धार्मिक संप्रदाय की हिस्सेदारी में गिरावट देखी गई, जबकि श्रीलंका और भूटान में इनकी हिस्सेदारी में वृद्धि देखी गई है। नागरिकता संशोधन नियम 2024 दोस्तों, ये संशोधन नियम 2019 में ही लाया गया था, लेकिन ये उस समय पारित नहीं हो पाया था। तो अब ये केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन नियम 2024 यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024 को राजपत्र के माध्यम से सूचित किया, जो वर्ष 2019 में संसद द्वारा पारित आपका 2019 कार्यान्वयन को सक्षम करेगा। इस अधिनियम के तहत दोस्तों 2019 से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हज़ारों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई प्रवासियों को लाभ होगा, जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर चुके हैं और भारत की नागरिकता चाहते हैं, भले ही उनके पास दोस्तों 1955 के अनुसार वैध यात्रा दस्तावेज ना हो। दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना देख लेते हैं। ये आपका क्षमता इसकी 2880 मेगावाट है दोस्तों। इसका निर्माण अरुणाचल प्रदेश की निचली दिबांग घाटी में स्थित मुनली गांव के निकट किया जाएगा दोस्तों, और दिबांग नदी पर किया जाएगा, जिसका उद्गम आपका 5000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर तिब्बत सीमा के निकट हिमालय के बर्फ से ढके दक्षिणी भाग से होता है इसका। और यह परियोजना का विकास जो है दोस्तों NHPC लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? NHPC लिमिटेड द्वारा। इस परियोजना के तहत 278 मीटर ऊंचे बांध का निर्माण प्रस्तावित है, जो भारत का सबसे ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध होगा दोस्तों। कंक्रीट ग्रेविटी भारत का सबसे ऊंचा, ठीक है। रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट तकनीक से किया जाएगा इसका निर्माण, और यह विश्व का सबसे ऊंचा RCC बांध होगा दोस्तों, ठीक है। और इस बांध का लक्ष्य अपने चरम पर आपका एट इट्स पीक 1 महीने में 5 लाख क्यूबिक मीटर से अधिक जल का संग्रहण करना है, और यह ऐसा करने वाला विश्व का पहला बांध होगा ये। और यह दोस्तों बाढ़ नियंत्रण में भी इससे क्या फ़ायदा होगा? बाढ़ नियंत्रण में सहायता होगी। इस योजना के माध्यम प्रतिवर्ष 11,223 मिलियन यूनिट जल विद्युत का उत्पादन हो सकेगा, और ये नॉर्दर्न ग्रिड को प्रेषित किया जाएगा, ठीक है, जिसे उत्तरी नॉर्दर्न ग्रिड को। और यह योजना अरुणाचल प्रदेश के विकास के लिए 12% मुफ्त विद्युत प्रदान करेगी दोस्तों। और इसके अतिरिक्त जो है आपका लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड यानी कि स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के अतिरिक्त 1% मुफ्त बिजली भी प्रदान की जाएगी। सिंद्रापोंग जल विद्युत स्टेशन ये आपका भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है। ये आपका इस स्टेशन को 10 नवंबर 1897 को तैनात किया गया था, और यह जल विद्युत स्टेशन पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा संचालित जल विद्युत संयंत्र चीन में स्थित आपका 3 गार्जियस संयंत्र है,
जिसकी क्षमता 22.5 गीगावाट है दोस्तों ये, ठीक है। सबसे बड़ा आपका कौन सा है क्षमता वाला, तो ये आपका चीन में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर? चीन में। सेला सुरंग राष्ट्र को समर्पित, ये आपका 9 फरवरी 2019 को सेला सुरंग की आधारशिला रखी थी आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये 9 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में आभासी माध्यम से सेला सुरंग परियोजना का आपको राष्ट्र को समर्पित किया। और इस सुरंग का निर्माण जो है सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट वर्तक के अंतर्गत किया गया है। और यह लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह सुरंग असम स्थित तेजपुर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग से जोड़ने वाली सड़क पर बनाई गई है, ठीक है। असम स्थित तेजपुर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग से क्या करेगी? जोड़ेगी, याद रखिएगा। और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली बालीपारा चारद्वार तवांग यानी कि BCT सड़क पर समुद्र तल से लगभग 13,700 फीट की ऊंचाई पर सेला दर्रा भी स्थित है, जो अपने जोखिम भरे और दुर्गम मार्ग के लिए जाना जाता है। इस सुरंग का निर्माण जो आपका न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड द्वारा किया गया है। और ये 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह विश्व की सबसे लंबी द्विलेन सड़क सुरंग है दोस्तों। सेला सुरंग जो है भारत की सबसे ऊंची सुरंग 7 मई 2024 को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड द्वारा 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सेला सुरंग को भारत का सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दे दी गई है दोस्तों। अब देखते हैं इसमें ब्रांक्सा पुल को मान्यता, तो ये 8 मई 2024 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा लद्दाख स्थित, कहाँ स्थित है ये? लद्दाख में स्थित है। इस पुल को विश्व के सबसे ऊंचे मल्टी स्पेन पुल के मान्यता दी गई दोस्तों। यह पुल श्योक नदी पर निर्मित है और ये सीमा सड़क संगठन द्वारा 14,900 फीट की ऊंचाई पर इस पुल का निर्माण किया गया है। मात्र 174 दिनों में निर्मित यह पुल लद्दाख में भारतीय थल सेना को परिचालन और लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। यह शौर्य की प्रतिपूर्ति, लाचित बरफुकन ने 1671 ईस्वी में लड़े गए सराय घाट का युद्ध, कौन सा? सराय घाट का युद्ध में असमिया सैनिकों को प्रेरित किया था, जिसके फलस्वरूप इस युद्ध में मुगलों को करारी हार का सामना करना पड़ा था। देश में वर्ष 2022 को लाचित बरफुकन के एक 400वीं जयंती वर्ष पर आपका जयंती वर्ष के रूप में मनाया गया था दोस्तों। आपका कब? वर्ष 2022 में। सराय घाट के युद्ध में आपका लाचित बरफुकन की वीरता और असमिया सेना की विजय के स्मरण में असम में राज्य स्तर पर प्रतिवर्ष 24 नवंबर को लाचित दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 24 नवंबर को। 9 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरहाट असम में लाचित बरफुकन की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया, ठीक है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 84 मीटर है। यह प्रतिमा 41 फीट ऊंचे मंच आसन के ऊपर स्थित है और ये कुल ऊंचाई जो है 125 फीट है, ठीक है। इस प्रकार मंच सहित इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 125 फीट हो जाएगी। यह विश्व में लाचित बरफुकन की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ये आपका लाचित बरफुकन की इस प्रतिमा को शौर्य की प्रतिमूर्ति यानी कि स्टैच्यू ऑफ वैलोर नाम दिया गया है, ठीक है। और इसका प्रख्यात शिल्पकार निर्माण किसने किया था? प्रख्यात शिल्पकार रामवी सुतार ने किया है। एकात्मकता की मूर्ति आपका स्टैच्यू ऑफ ऑनेस, तो आदि शंकर गुरुचार्य की एक विशाल आदि गुरु शंकराचार्य की एक विशाल प्रतिमा है ये। और यह प्रतिमा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की पुनासा तहसील के अंतर्गत ओंकारेश्वर मंधाता पर्वत पर स्थित है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 108 फीट है और यह प्रतिमा 54 फीट ऊंचे एक आसन के ऊपर स्थित है, जो 27 फीट ऊंचे कमल की पाखुंडी सदृश आधार पर टिका हुआ है ये। अब स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, ये आपका विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण कब किया गया? 19 जनवरी 2024 को किया गया। यह डॉक्टर VR अम्बेडकर के कांस्य प्रतिमा है ये और आपका इसकी ऊंचाई 125 फीट है और ये प्रतिमा 81 फीट ऊंचे एक मंच आसन के ऊपर स्थित है। इस प्रकार मंच सहित इस प्रतिमा की कुल ऊंचाई 206 फीट है और यह विश्व में डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा है ये आपका। और विश्व में डॉक्टर अंबेडकर की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा हैदराबाद में स्थित है दोस्तों, ठीक है। इस प्रतिमा की कुल ऊंचाई 175
फीट ऊंचाई है आपका, ठीक है। 125 फीट प्लस आधार भवन मंच की ऊंचाई 50 फीट है, दोनों मिला के कितना 175 फीट हो जाती है। संसदीय विशेषाधिकार पर ऐतिहासिक निर्णय, नोट फॉर वोट मामला। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 न्यायाधीशों की पीठ ने सीता सोरेन बनाम भारत संघवाद की सुनवाई करते हुए 4 मार्च 2024 को वर्ष 1998 के PV नरसिम्हा राव बनाम राज्य मामले में 5 न्यायाधीशों द्वारा बहुमत के आधार पर दिए गए फैसले को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय ने इस फैसले के उपरांत संसद तथा विधानमंडल सदस्यों को भाषण या वोट के लिए रिश्वत लेने के मामले में संसदीय विशेषाधिकार के तहत प्रतिरक्षा प्राप्त नहीं होगी। और इसके अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत रिश्वत लेने के मामलों में संसद तथा विधानमंडल सदस्यों के खिलाफ कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जांच व मुकदमा शुरू करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोस्तों संसद सदस्य और विधानमंडल सदस्य विधायक जो कि संसद में वोट देने या भाषण देने के लिए रिश्वत लेने पर विशेषाधिकार के तहत अभियोजन से छूट का दावा अब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, तो दोस्तों ये आपका वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त करने की दिशा में ये आपका और ये अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी आपका नवीकरणीय क्षमता सांख्यिकी 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता के संदर्भ में विश्व में 4थे स्थान पर है दोस्तों, ठीक है। जबकि पवन ऊर्जा क्षमता में आपका भारत का विश्व में 4था और सौर ऊर्जा क्षमता के संदर्भ में विश्व में 5वां स्थान है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस आंकड़े को आप लोग, ठीक है। और देश में 1 करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया इस योजना के तहत दोस्तों। और इसके पूर्व आपका 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना को लॉन्च करने की घोषणा की गई थी। और इस ऊर्जा प्रणाली की स्थापना से आपका देश की 1 करोड़ परिवार प्रत्येक माह 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली आपका प्राप्त कर सकेंगे दोस्तों। और इस योजना के लिए कुल परिव्यय आपको 75,021 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया। इस योजना के तहत 2 किलोवाट क्षमता तक की और सौर ऊर्जा प्रणालियों के लिए उस प्रणाली की लागत आपका 60% राशि केंद्रीय वित्तीय सहायता के माध्यम से प्रदान की जाएगी, जबकि 2 किलोवाट से 3 किलोवाट के मध्य क्षमता वाली सौर ऊर्जा प्रणालियों के लिए उस प्रणाली की अतिरिक्त लागत की 40% राशि सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाएगी। और वहीं दोस्तों वित्तीय सहायता जो है 3 किलोवाट क्षमता तक की और सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना के लिए ही प्रदान की जाएगी, मतलब 3 किलोवाट तक के लिए प्रदान की जाएगी, उससे ज़्यादा के लिए नहीं की जाएगी। देश के प्रत्येक जिले में एक आदर्श सौर ग्राम विकसित किया जाएगा। और ये जो एक्स्ट्रा बिजली जो बचेगी उसको आपको वितरण कंपनियों को बेचने से परिवार को प्रतिवर्ष 15,000 रुपये से 18,000 रुपये तक की बचत होगी। और ऊर्जा प्रणाली की स्थापना जो है 30 गीगावाट की सौर क्षमता में की वृद्धि होगी इससे, ठीक है। और साथ ही आपका रूफटॉप प्रणालियों के 25 वर्षीय जीवन काल के दौरान 720 मिलियन टन CO2 के बराबर उत्सर्जनों में कटौती होगी। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम को लॉन्च किया गया दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया। इस योजना का उद्देश्य है बालिकाओं और महिलाओं को आपका साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स यानी कि स्टेम जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कौशलों को सीखने का अवसर प्रदान करना, ठीक है। इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं के लिए 150 नियोजित स्थानों पर स्टेम प्रयोगशालाएं निर्मित की जाएंगी जो स्टेम क्षेत्र में कैरियर बनाने के लिए उनमें रुचि को जागृत करेंगे। BIETC परिसर, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में आपका बेंगलुरु कर्नाटक में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर यानी कि BIETC के एक आधुनिक परिसर का उद्घाटन किया है। यह परिसर 1600 करोड़ रुपए के निवेश से 43 एकड़ क्षेत्र में निर्मित है। इसके द्वारा आपका अमेरिका के बाहर इस प्रकार का सबसे बड़ा ये निवेश है। ये जो बोइंग द्वारा ये अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा निवेश है और साथ ही अमेरिका के बाहर बोइंग की सबसे बड़ी एरोस्पेस इंजीनियरिंग सुविधा भी है ये। और जैसा कि फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री ने तुमकुरू कर्नाटक में HAL हेलीकॉप्टर विनिर्माण संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया था। यह एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर विनिर्माण सुविधा है। स्वाति पोर्टल क्या है आपका, 11 फरवरी 2024 को महिलाओं एवं बालिकाओं विज्ञान में महिलाओं बालिकाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी INSA ने स्वाति नामक पोर्टल को लॉन्च किया। स्वाति का फुल फॉर्म क्या है, साइंस फॉर वुमेन, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन।
इससे स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और मेडिसिन में भारतीय महिलाओं एवं बालिकाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला एकल ऑनलाइन पोर्टल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और अपनी तरह का ये दोस्तों पहला पोर्टल है और यह पोर्टल एक संपूर्ण संवादात्मक डाटाबेस है। ठीक है, इसे नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। ये चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। जैसा कि 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट की एक 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। ठीक है, देखिए 5 सदस्यीय संविधान पीठ के कौन कौन न्यायाधीश थे उनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। आता है क्वेश्चन आपका भारत की, जिसमें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल थे इसमें। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। और यहाँ पर दोस्तों इस लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29C1, वित्त अधिनियम 2017 की धारा 137 द्वारा संशोधित, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 182(3), वित्त अधिनियम 2017 की धारा 154 द्वारा संशोधित और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13AB, वित्त अधिनियम 2017 की धारा 11 द्वारा संशोधित को भी असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया गया। दोस्तों उच्चतम न्यायालय ने अपने इस निर्णय को पूर्ण रूप से प्रभावी बनाने के लिए चुनावी बॉन्डों के जारीकर्ता बैंक यथा भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI को 12 अप्रैल 2019 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए अंतरिम निर्णय की तिथि को अब तक खरीदे गए चुनावी बॉन्डों का विवरण भारत निर्वाचन आयोग यानी कि ECI के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। दोस्तों अब ये देख लीजिए, चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चंदा प्राप्त करने वाले शीर्ष 5 राजनीतिक दल कौन है। आपका पहले नंबर पर भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी। ये चंदा कितना प्राप्त हुआ है, 6060.51 करोड़ रुपए, ये करोड़ रुपए में है। ठीक है, फिर उसके बाद अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का नंबर आता है, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नंबर आता है, फिर भारत राष्ट्र समिति आता है, फिर बीजू जनता दल। और नोट देख लीजिए, 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक के आंकड़ों पर आधारित है ये। ठीक है, और चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चंदा देने वाली शीर्ष 5 कंपनियां कौन सी हैं, तो पहला इसमें आप देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ये कितना दान किया था इसने, आपका 1368 करोड़ रुपए ये आपका राशि इसने दिया था। ठीक है, और उसके बाद ये सब कंपनियां आती हैं, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ठीक है, चुनावी बॉन्ड क्या है, आपका एक ऐसा बॉन्ड है जो वचन पत्र के रूप में ये जारी किया जाता था। दोस्तों ठीक है, और चुनावी बॉन्ड को किसी भी व्यक्ति द्वारा खरीदा जा सकता था जो भारत का नागरिक है। और ये चुनावी बॉन्ड रुपए 1000 रुपये, 10,000 रुपये और 1 लाख रुपये, और दोस्तों आप 10 लाख रुपये एवं 1 करोड़ मूल्य वर्ग में जारी किए जाते थे। और ये बॉन्ड जारी किए जाने की तिथि से 15 दिनों की अवधि तक ही आपका वैध होते थे। 15 दिनों के भीतर बॉन्ड को ना भुनाने पर उसे प्राधिकृत बैंक द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष रिफंड में, आपका प्राइम मिनिस्टर रिफंड रिलीफ फंड में जमा करा दिया जाता था। और यह बॉन्ड दोस्तों अप्रतिदेय यानी कि नॉन रिफंडेबल होते थे ये बॉन्ड। और ये इसमें यहाँ पर देख लीजिए कि 1951 का जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है, तो उसकी धारा 29A के तहत पंजीकृत और लोकसभा या राज्य विधानसभा के पिछले आम चुनाव में कुल मतों के न्यूनतम 1% मत प्राप्त करने वाले दल ही चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के पात्र होते थे। ठीक है, और इस योजना के तहत जो आपका SBI को बॉन्ड जारी कर और उन्हें भुनाने के लिए अधिकृत बैंक के रूप में अधिसूचित किया गया था SBI। भारत रत्न 2024 देख लीजिए, भारत रत्न सम्मान की परंपरा वर्ष 1954 से शुरू हुई थी और अब तक कुल 53 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब तक कुल इनमें 48 पुरुष तथा 5 महिलाएं हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, इसमें 4 व्यक्ति निम्नवत हैं जिनको कि आपका मिला है भारत रत्न मिला है। पहले नंबर पर कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिंह राव, MS स्वामीनाथन। और जबकि 31 मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने लाल कृष्ण आडवाणी को नई दिल्ली स्थित उनके निवास पर आयोजित एक औपचारिक समारोह में भारत रत्न से सम्मानित किया। श्री आडवाणी को छोड़कर अन्य 4 विभूतियों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। इनके बारे में कुछ हम लोग देख लेते हैं। कर्पूरी ठाकुर के बारे में पहले देखते हैं। ये जननायक
मतलब पीपल्स हीरो के नाम से लोकप्रिय थे ये दोस्तों। और वर्ष 1978 में मुंगेरी लाल आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य के सर्वप्रथम पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण को लागू किया था इन्होंने, ठीक है, याद रखिएगा, कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व वाली तत्कालीन बिहार सरकार ने। कब? 1978 में। ये बीपीएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ। और ये आपका कर्पूरी ठाकुर के नाम पर जननायक कर्पूरी ठाकुर विधि महाविद्यालय बक्सर बिहार में, कहाँ? बक्सर बिहार में स्थित है। ये आपका बीपीएससी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये। और इनके नाम से ही आपका एक एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, जननायक एक्सप्रेस नामक ट्रेन का संचालन दरभंगा जंक्शन एवं अमृतसर जंक्शन के मध्य होता है, ठीक है। लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में देख लीजिए। वो जून 2002 से मई 2004 तक भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे, ठीक है। चौधरी चरण सिंह के बारे में देख लीजिए। ये आपका 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित किया है। इन्होंने भारतीय लोक दल नामक एक पार्टी की स्थापना की थी। वे उत्तर प्रदेश में भूमि सुधारों के मुख्य वास्तुकार थे। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको देख लीजिएगा आपका यूपीपीसीएस एग्जाम के लिए, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव के बारे में, ये भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं दोस्तों, कब से कब तक ये देख लीजिए आप लोग। और ये व्यापक आर्थिक स्थिरीकरण यानी मैक्रो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की नीति अपनाई और कई संरचना सुधारों की शुरुआत की थी इन्होंने दोस्तों, इनके नेतृत्व में जो सरकार थी। और इन्हें प्राय भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के रूप में संदर्भित किया जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन दोस्तों, ये आपका कृषि वैज्ञानिक थे। ये भारत में हरित क्रांति के जनक भी थे दोस्तों, ठीक है। इन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। टाइम्स मैगजीन ने इन्हें 20वीं सदी के 20 सबसे प्रभावशाली एशियाई लोगों में से एक में आपका ये रूप में सम्मानित किया था, ठीक है। उन्होंने वर्ष 1988 में चेन्नई में एक एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की भी स्थापना की थी। अब राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र का, ये राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र जो है दोस्तों, ये आपका नदी डॉल्फिन की 6 जीवित प्रजातियां हैं जो विश्व की प्रमुख नदी तंत्रों में पाई जाती हैं। और इन 6 जीवित प्रजातियों में देखिए नाम इसका देख लीजिए, अमेजन डॉल्फिन, सिंधु नदी डॉल्फिन, गंगा नदी डॉल्फिन, इरावदी डॉल्फिन, तुकुजी नदी डॉल्फिन और यांगचे फिनलेस पोपोइस डॉल्फिन भी शामिल है इसमें। विश्व की 7वीं नदी डॉल्फिन की प्रजाति जिसे बैजी या चीन नदी डॉल्फिन कहा जाता था, तो को 2006 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था दोस्तों। और 4 मार्च 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र का उद्घाटन किया था। कब? 4 मार्च 2024 को। ये बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और यह केंद्र कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। और यह भारत के साथ साथ एशिया में भी अपनी जगह का पहला ये केंद्र है, ठीक है। और नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक की घोषणा देख लेते हैं। कोलंबिया की राजधानी बगोटा में एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था इसके लिए। और आपका ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑफ रिवर डॉल्फिन्स बाय 2030 आपका के हस्ताक्षरकर्ता 11 देश कौन कौन से देख लीजिए। बांग्लादेश है, बोलीविया है, ब्राज़ील, कंबोडिया, भारत भी इसमें है, कोलंबिया, इक्वाडोर, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला। और भारत में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है। कब? 5 अक्टूबर को मनाया। सुदर्शन सेतु का उद्घाटन देवभूमि द्वारिका आपका गुजरात में कच्छ की खाड़ी के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित एक जिला है ये आपका। इस जिले में स्थित द्वारिका नगर हिंदुओं के 4 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, जिनमें 4 धाम देख लीजिए। नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है, जिसमें 4 धाम, पहला है आपका श्री बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड, दूसरा है द्वारिका श्री द्वारिकाधीश मंदिर गुजरात में है, जो कि तीसरा है पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर फिर जो कि उड़ीसा में, और चौथा है रामेश्वरम तमिलनाडु को कहा जाता है, ठीक है। देवभूमि द्वारिका में स्थित बेट द्वारिका एक छोटा द्वीप है और यह द्वीप लगभग 9 किलोमीटर लंबा और 0.5 से 2 किलोमीटर चौड़ा है ये, ठीक है। और इस द्वीप का प्रमुख पर्यटक आकर्षक केंद्र बेट द्वारिकाधीश मंदिर है ये। और यह सेतु ओखा मुख्य भूमि को बेट द्वारिका द्वीप से जोड़ता है। और ये उसका उद्घाटन किया गया 25 फरवरी 2024 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया था, याद रखिएगा। और ये सुदर्शन सेतु की कुल लंबाई लगभग 2.32 किलोमीटर है, जिसमें से 900 मीटर लंबा भाग केबल के सहारे टिका हुआ है। और ये देश का सबसे लंबा केबल आधारित सेतु है दोस्तों, ठीक है। सबसे लंबा केबल आधारित सेतु है। इस सेतु को एक 4 लेन वाली संरचना के रूप में डिजाइन किया गया। इस सेतु की चौड़ाई कितनी है? 27.20 मीटर है। और तथा इसके दोनों तरफ 2.5 मीटर चौड़ा फुटपाथ है दोस्तों।
अब देखते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य यानी कि PMMSY। तो इसके अंतर्गत 20,050 करोड़ रुपए का निवेश देश के मत्स्य क्षेत्र में होने वाले अब तक का सबसे बड़ा ये निवेश है दोस्तों। और ये मत्स्य आपको मालूम है नीली क्रांति संबंधित है, आपको मछली पालन से ब्लू रेवोल्यूशन लाने पर केंद्रित है। और ये जो योजना वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित की जा रही है, ठीक है। और 8 फरवरी 2024 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना को मंजूरी प्रदान की गई थी। और यह योजना 4 वर्षों की अवधि के लिए क्रियान्वित की जाएगी सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में। कब तक से कब तक? 2023-24 से वित्त वर्ष 2026-27 तक, ठीक है। अब उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता, तो दोस्तों अनुच्छेद 44 के अनुसार आपका इसमें दिया हुआ है, अनुच्छेद 44 में आपका भारत के संविधान के भाग 4 में राज्य के जो कि नीति के निर्देशक तत्व है उसमें अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता के बारे में इसमें उल्लेख है दोस्तों। और ये आपका समान कानून स्पष्ट है कि समान नागरिक संहिता एक देश एक कानून की अवधारणा पर ये आधारित है दोस्तों। और ये समान नागरिक संहिता लागू करने वाला ये देश का जो है उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है, ठीक है। और इस प्रकार उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। और ये आपका किसी भी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर इस संहिता के में अंतर्विष्ट कोई प्रावधान लागू नहीं होगा दोस्तों। भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 खंड 25 सह पठित अनुच्छेद 342 के अंतर्गत निर्धारित, ठीक है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बारे में देख लीजिए। ये प्राण प्रतिष्ठा कब हुई थी दोस्तों? 22 जनवरी 2024 को। डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में आपका श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान श्री राम के बाल रूप विग्रह की विधिपूर्वक प्राण प्रतिष्ठा की। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन कौन थी मौजूद थी वहाँ पर? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत तथा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास उपस्थित थे, ठीक है यार, इनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। और अपने 11 दिनों के व्रत अनुष्ठान के दौरान प्रधानमंत्री ने श्री कालाराम मंदिर पंचवटी धाम नासिक, पवित्र त्रिपायर श्री रामास्वामी मंदिर केरल में जो कि है, वीरभद्र मंदिर लेपाक्षी आंध्र प्रदेश, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर श्री रंगम तमिलनाडु, श्री अड़ुलिम्गु रामनाथ स्वामी मंदिर रामेश्वरम तमिलनाडु में है, गुरु वायु मंदिर केरल और कोठांडा राम स्वामी मंदिर धनुषकोडी तमिलनाडु। स्थान का नाम याद रखिएगा, जैसे स्थानों की यात्रा की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो किसी न किसी रूप में भगवान श्री राम से संबंधित है। और ये आपका श्री रामलला की प्रतिमा के निर्माण में आपका कर्नाटक से लाए गए लगभग 2.5 अरब वर्ष पुराने कृष्णशिला पत्थर यानी कि काले ग्रेनाइट का प्रयोग किया गया, ठीक है, याद रखिएगा ये आपका। और इस मूर्ति का वजन जो है आपका लगभग 200 किलोग्राम है। मूर्ति की ऊंचाई लगभग 4.24 फीट है। इस प्रतिमा में 5 वर्ष की आयु के श्री रामलला को खड़ी मुद्रा में दर्शाया गया है। श्री रामलला को कमल के फूल के आकार के आधार पर खड़ी हुई मुद्रा में दर्शाया गया है। इस प्रतिमा के दोनों तरफ भगवान विष्णु के निम्न 10 अवतारों को दर्शाया गया। अवतार देख लीजिए, नाम में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। पहला है मत्स्य, फिर दूसरा है कूर्म, तीसरा वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कलिक। श्री रामलला की इस प्रतिमा के मूर्तिकार कौन थे? कर्नाटक के अरुण योगीराज, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इस प्रतिमा को बालक राम नाम दिया गया है, ठीक है, बालक राम। विशेषताएं देख लीजिए, तो निर्माण जो है आपका परंपरागत नागर शैली में किया जा रहा है। इसकी ऊंचाई, मंदिर की लंबाई जो है आपका पूर्व से पश्चिम 380 फीट है, चौड़ाई जो है आपका 250 फीट तथा ऊंचाई 161 फीट होगी। और ये 3 मंजिला होगी दोस्तों। और मंदिर में 5 मंडप होंगे जो निम्नवत है। मंडप का नाम याद रखें, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। नृत्य, पहला नृत्य मंडप, दूसरा है रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कृत्रिम मंडप। कुल कितने? 5 मंडप होंगे। और मंदिर के चारों ओर आयताकार परकोटा होगा जिसकी
लंबाई जिसकी लंबाई जो है आपका 732 मीटर और चौड़ाई 14 फीट होगी। और मंदिर परिसर में प्रस्तावित अन्य मंदिर महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अंगसत्य, निषाद राज, माता शर्वी, ऋषि पत्नी देवी अहिल्या को समर्पित होगी। गुलाबी रंग का बलुआ पत्थर राजस्थान से लाया गया दोस्तों, याद रखिएगा इसको। और उच्च गुणवत्ता वाली टीक की लकड़ी महाराष्ट्र से लाई गई है, ठीक है। तेलंगाना एवं कर्नाटक से ग्रेनाइट के पत्थर लाए गए हैं। ब्रासवेयर उत्तर प्रदेश से लाए गए हैं, जबकि 42 घंटियाँ तमिलनाडु से लाई गई हैं, 42 घंटियाँ। लकड़ी के दरवाजे जो हैं हैदराबाद तेलंगाना से लाए गए हैं। मंदिर के मुख्य स्थापति जो है आपका कौन है, चंद्रकांत सोमपुरा है, ठीक है, याद रखिएगा। सूर्य तिलक तंत्र है आपका, ठीक है। आपका इसका अनूठी विशेषता क्या है आपका श्री राम जन्मभूमि मंदिर की, तो आपका सूर्य तिलक तंत्र इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि इसको कि प्रत्येक वर्ष श्री राम नवमी के दिन दोपहर 12 बजे लगभग 6 मिनट के लिए सूर्य की किरणें श्री रामलला की मूर्ति के माथे पर पड़ेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। ये टाइमिंग आपका दोपहर 12 बजे लगभग 6 मिनट के लिए। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIA बेंगलुरु ने सूर्य पथ एवं प्रकाशिकी पर तकनीकी सहायता प्रदान की है। और CSIR केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की ने ही सूर्य तिलक तंत्र को डिज़ाइन किया है। और ये विभिन्न राज्यों के वाद्ययंत्रों की मंगल ध्वनि देख लीजिए, राज्य केंद्र शासित पर एक तरफ वाद्ययंत्र दिया। उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये आपका। उत्तर प्रदेश का कौन कौन सा वाद्ययंत्र था, पखावज, बांसुरी और ढोलक। और एक आपका BPSC वाला है, मेरे हिसाब से इसको एक नज़र देख लीजिएगा, लेकिन आप लोग बिहार का भी देख लीजिए, BPSC का क्या था वाद्ययंत्र, पखावज, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी नहावा शेवा अटल सेतु के बारे में देखिए। ये आपका अर्बन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब शहरी परिवहन और संरचना और कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए आपका ये आवाजाही को सुगम बनाने के लिए इसमें सुधार लाना है, इसका के दृष्टिकोण से ये स्टार्ट किया गया है। और प्रधानमंत्री ने इस दृष्टिकोण के अनुरूप मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का निर्माण किया गया है। और 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी नहावा शेवा अटल सेतु का उद्घाटन किया। इस सेतु शिवडी दक्षिण मुंबई से प्रारंभ होकर नवाहा शेवा नवी मुंबई के निकट चिरले गांव में समाप्त होगी। याद रखिएगा, यह भारत का सबसे लंबा सेतु है और साथ ही यह भारत का सबसे लंबा समुद्री सेतु भी है। आपका 12वां सबसे लंबा समुद्री सेतु भी है विश्व का, ठीक है, याद रखिएगा 12वां। इस सेतु की कुल लंबाई 21.8 किलोमीटर है, ठीक है, कुल लंबाई 21.8 किलोमीटर है। और यह 6 लेन है दोस्तों। और यह आपदा प्रतिरोधी हेतु आपका ये भूकंप और उच्च ज्वार जो आएगा इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या फिर चक्रवात साइक्लोन वगैरह का कोई इफेक्ट नहीं होगा। और इसका निर्माण जो है 1.77 लाख मीट्रिक टन इस्पात का प्रयोग किया गया, जो एफिल टावर के निर्माण में प्रयुक्त इस्पात की तुलना में 17 गुना अधिक और हावड़ा सेतु के निर्माण में प्रयुक्त इस्पात की तुलना में 4 गुना अधिक है। और यह सेतु मुंबई की नवी मुंबई से कनेक्टिविटी को सुगम बनाएगा। और अभी तक मुंबई से नवी मुंबई की यात्रा में लगभग 2 घंटे का समय लगता था, लेकिन अटल सेतु निर्माण के बाद मात्र 15 मिनट में यह दूरी तय की जा सकेगी। 2 घंटा की दूरी मात्र 15 मिनट में तय हो सकेगी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपका। 2023 में दोस्तों जो आपका इस सर्वेक्षण में 4,477 शहरों का आकलन किया गया है, जिसमें आपका 61 छावनी है और 88 जो है आपका गंगा किनारे बसे शहर है। और यह 8वां संस्करण विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण बन गया है, 8वां संस्करण, और ये दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण बन गया है दोस्तों। और यह समग्र रूप से 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में जो है आपका लगातार 7वीं बार लगातार इंदौर को भारत में सबसे स्वच्छ शहर के रूप में घोषित किया गया। 7वीं बार लगातार पहले स्थान पर इंदौर आ रहा है लगातार, ठीक है। इस वर्ष इंदौर के साथ साथ सूरत गुजरात को भी प्रथम रैंक प्रदान हुई है, ठीक है। सूरत गुजरात को भी इंदौर के साथ साथ पहले ही स्थान रैंक मिली है। और टॉप 10 शहरों की रैंकिंग 1 लाख से अधिक श्रेणी में देख लीजिए आप लोग। रैंक 1 में आपका इंदौर मध्य प्रदेश, और रैंक 1 में आपका गुजरात सूरत को भी मिला है रैंक 1। और तीसरा रैंक नवी मुंबई महाराष्ट्र, चौथा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, 5वां भोपाल मध्य प्रदेश, 6ठा विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, 7वां नई दिल्ली को मिला है, 8वां तिरुपति आंध्र प्रदेश, 9वां
ग्रेटर हैदराबाद तेलंगाना, 10वां आपका पुणे महाराष्ट्र, और शीर्ष 5 शहर 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में। तो इसमें रैंक 1 इसमें सासवड़ महाराष्ट्र को मिला, दूसरे पे पाटन एनपी छत्तीसगढ़, तीसरे पे लोनावाला महाराष्ट्र, चौथे पे आपका कराड़ महाराष्ट्र, 5वें पे पंचगनी महाराष्ट्र। और शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं रैंक में, तो 1 नंबर पे महाराष्ट्र है, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे छत्तीसगढ़, चौथे पे ओडिशा, 5वें पर तेलंगाना है। और नोट 27 राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश का 9वां स्थान है, जबकि बिहार 15वें स्थान पर। याद रखिएगा, यूपीपीसीएस और बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। उत्तर प्रदेश का 9वां स्थान है और बिहार 15वें स्थान पर है आपका। शीर्ष 5 गंगानगर कौन कौन से, पहले पे वाराणसी उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे प्रयागराज उत्तर प्रदेश, तीसरे पे बिजनौर उत्तर प्रदेश, चौथे पे हरिद्वार उत्तराखंड, 5वें पे कन्नौज उत्तर प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका यूपीपीसीएस के लिए ये, ठीक है। मध्य प्रदेश स्थित महू छावनी को भारत का सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया, ठीक है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 20 शहरों में उत्तर प्रदेश के केवल एक शहर नोएडा को 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। टोटल 20 शहरों में, ठीक है, 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी की बात हो रही है, तो नोएडा को 14वां स्थान मिला है। इसी श्रेणी में गाजियाबाद को 38वां, अलीगढ़ को 40वां, वाराणसी को 41वां, लखनऊ को 44वां, फिरोजाबाद को 52वां और प्रयागराज को 71वां स्थान प्राप्त हुआ। और चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। कचरा मुक्त शहरों के स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत नोएडा उत्तर प्रदेश को 5 स्टार शहर के रूप में प्रमाणित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस के लिए। और वर्ष 2024 हेतु स्वच्छ भारत मिशन के गीत का विमोचन भी किया गया दोस्तों। इस गीत का शीर्षक आपका नया संकल्प नया प्रकलन है, ठीक है। और इस गीत के गायक कौन है, कैलाश खेर हैं। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय आपका अनुच्छेद 370 के तहत, 370 में क्या है, जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया गया था। इसे 1949 में इसे आपका अस्थायी प्रावधान के रूप में संविधान में जोड़ा गया था दोस्तों। और ये कुछ इंपॉर्टेंट देख लीजिए। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख को 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में पुनर्गठित कर दिया गया था। और 11 दिसंबर 2023 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में केंद्र सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 एवं अनुच्छेद 35A को निरस्त करने को वैध ठहराया, ठीक है। इस संविधान पीठ में जस्टिस कौन कौन थे, तो उनका नाम याद रखिए कौन कौन थे इस पीठ में। DY चंद्रचूड़ अध्यक्ष, और इनके सहित आपका जस्टिस SK कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस VR गवई तथा जस्टिस सूर्यकांत शामिल थे। नमो ड्रोन दीदी योजना, ये भारत जो है मालूम है आपको उर्वरकों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों जैसे गैस, फॉस्फेटिक, पोटास खनिजों आदि की उपलब्धता के कारण उर्वरकों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक भी है, क्योंकि उपलब्धता इतनी नहीं है इन सब चीज़ों की। और 29 नवंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नमो ड्रोन दीदी योजना को मंजूरी प्रदान की थी। और इस परिप्रेक्ष्य में 30 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ किया। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है दोस्तों। इस योजना के लिए वर्ष 2024-25 से वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए वित्तीय परिवेश आपका कितना है, 1261 करोड़ रुपये निर्धारित है। और इस योजना के तहत केंद्र सरकार आपका 15,000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन प्रदान करेगी, ठीक है। इन ड्रोन को किसानों को कृषि उद्देश्यों हेतु किराए पर दिया जा सकेगा इसको। और दोस्तों कुल 15,000 ड्रोनों में से प्रथम 500 ड्रोनों को उर्वरक कंपनियों को उपलब्ध कराया जाएगा और शेष 14,500 ड्रोन अगले 2 वर्षों में केंद्रीय सहायता के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। और ये सहायक उपकरणों की कुल लागत एक ड्रोन का 10 लाख रुपए होगा। और महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन की 80% लागत यानी कि अधिकतम 8 लाख रुपए तक केंद्रीय वित्तीय सहायता के माध्यम से प्राप्त होगी। और ये दोस्तों ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन संचालित में प्रशिक्षण करके उन्हें ड्रोन दीदी में रूपांतरित किया जाएगा। और प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2023 को 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ड्रोन दीदी योजना की घोषणा की थी दोस्तों। और 11 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री ने 1000 नमो ड्रोन दीदी को ड्रोन सौंपे थे। दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दिया। और राष्ट्रीय प्रदेश का एक और क्लास होगा, फिर अंतर्राष्ट्रीय भी हम चलेंगे दोस्तों। इसी तरह से पूरा मैगजीन कवर कराएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।